शाह योगी का चिंतन, ओबीसी पर मंथन। पिछड़ों का वोट बैंक क्या लोकसभा चुनाव में जीत की गारंटी होने वाला है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए 2024 की रणनीति के लिए दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें बीजेपी की ओबीसी वोट बैंक पर नजर है। यूपी में पिछड़ा वर्ग के 52% वोटर्स पर सीधे तौर पर फोकस है। ओबीसी की 79 जातियों पर बीजेपी की नजर है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीम बनाई है और बीजेपी के कार्यकर्ता हर घर पे दस्तक देंगे ताकि सरकार की उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सके। पिछड़े और दलितों पर खास फोकस रहेगा, तो वहीं गठबंधन में लगता है फिर बात बिगड़ने वाली है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में शाह योगी का चिंतन, ओबीसी पर मंथन। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, शीर्ष नेतृत्व निरंतर अपनी एक रणनीति, एक तैयारी शुरू रहती है। निरंतर बैठकें होती रहती हैं कि कैसे हमें अपनी सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच हम ले जाएं। जाति जनगणना की काट, बीजेपी का ओबीसी वाला पाठ। भारतीय जनता पार्टी के इसी ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए विपक्षी दलों ने भी जातीय जनगणना की मांग तेज कर दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गैर यादव ओबीसी पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है। 24 की ललकार, ओबीसी करेंगे किसका बेड़ा पार। समाजवादी पार्टी ने देश के पिछड़ों को जगाने का काम किया है। पिछड़े आज अपना हक मांग रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के लिए केवल बैठकें कर रही है। बीजेपी का मिशन 80, पिछड़ों के साथ की रणनीति। दलित ओबीसी का साथ, 24 में जीत की होगी गारंटी। 2024 के चुनाव की चर्चा होगी और संगठन को बेहतर कैसे बनाने के लिए जो प्रभारी बनाए जाते हैं, चुनाव प्रभारी, तो उसकी तैयारी और उस पर चर्चा करने के लिए लोगों को आज बुलाया गया है। कांग्रेस की जिम्मेदारी है इंडिया गठबंधन बनाए रखने की। अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, तो उसकी जिम्मेदारी है। तो उनका यहाँ अभी देख ही रहे हो, कुछ है यहाँ, कुछ है नहीं। उत्तर प्रदेश में केवल समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को हरा सकती है और हराएगी। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रखते हैं जो आज अपनी चर्चा में हम उठाने वाले हैं। सवाल नंबर 1, जीत के लिए शाह योगी का ओबीसी प्लान। आज कहा जा रहा है कि मीटिंग में इसी पर मंथन हुआ है कि कैसे ओबीसी वोट बैंक को प्रभावित किया जाए, उसे अपने पाले में लाया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 52% ओबीसी वोटर्स हैं। कांग्रेस से एमपी का बदला यूपी में लेगी एसपी। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि आईएनडीआईए में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, तो ये तालमेल बनाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस की। मध्य प्रदेश में सीटें नहीं मिली एसपी को, तो क्या उत्तर प्रदेश से उसका बदला लेगी समाजवादी पार्टी? और सवाल नंबर 3, इंडी गठबंधन में सब ठीक ठाक नहीं है क्या? शिवपाल यादव जिस तरह के बयान दे रहे हैं, अखिलेश यादव ने पूर्व में जिस तरह का बयान दिया है, और कांग्रेस पार्टी को जवाब देते नहीं बन रहा है, वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है। क्या वाकई सब कुछ ऑल इज वेल है आईएनडीआईए के अंदर? चर्चा के लिए हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, जैनेन्द्र प्रताप सिंह हैं, प्रवक्ता सुभाषपा, आलोक वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, शिवपाल यादव ने बयान दिया है, सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि क्या उन्होंने ये कह दिया है कि आपने जो एमपी में समाजवादी पार्टी के साथ किया, सीटें नहीं छोड़ी, अब यूपी में आपको हम देख लेंगे, यही मतलब? आस्था जी, जो पार्टी जहां पे मजबूत है वो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी है कि उस पार्टी पे पूरी से पूरी जिम्मेदारी दी जाए और भरोसा रखा जाए, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है, बात आप भी जानती, मैं भी जानता हूं, और भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी ही हरा सकती है, तो उसमें कोई दो बात नहीं है। आज विषय जो आपने रखा हुआ है ओबीसी पर मंथन भारतीय जनता पार्टी का,
मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पिछड़ों और दलितों को ठगा है, उनके साथ जो विश्वासघात किया है, चाहे वो आरक्षण खत्म करने की बात हो, दलितों के साथ शोषण की बात हो, इत्तेफाक से पूरा प्रदेश जिस तरह से जल रहा है। आज की 2 घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक बाधा में दलित के साथ रेप हुआ है, आज की घटना है। और IIT BHU जो काशी जिसको हम कह रहे हैं, काशी में IIT BHU है जो अयोध्या के बिल्कुल पास है, वहां पर एक बेटी को निर्वस्त्र करके वीडियो बना के घुमाया गया है। 2 घटनाएं इतनी जघन्य घटनाएं हैं इस देश और प्रदेश की, ये मणिपुर का याद दिलाती हैं। मणिपुर सिर्फ मणिपुर में नहीं है। धर्मेंद्र यादव जी, आप विषय को थोड़ा अलग तरीके से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों घटनाएं जो हुई हैं उस पर नजर है सबकी और सब इंतजार कर रहे हैं कि इसमें ठोस कार्रवाई भी हो। BHU में प्रोटेस्ट भी है उसे लेकर, मुझे मालूम है, और ये खबर हमने दिखाई भी है। लेकिन यहां पर हम क्या विषय डिस्कस कर रहे हैं उस पर आपने एक लाइन बोली। अब मैं कांग्रेस से पूछ लेती हूं, प्रियंका गुप्ता जी बताइए, समाजवादी पार्टी ने कह दिया है कि जिस राज्य में जिस पार्टी का जनाधार बड़ा है, अब ये कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है, इंडी गठबंधन में सबसे बड़ा दल है, कि अब आप इस बात को समझेंगे। आपने मध्य प्रदेश में सपा के साथ जो किया, अब आप तैयार रहिए, यूपी में सपा वो आपके साथ करेगी, मतलब सीटें नहीं देगी आपको। बताइए। आस्था जी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि अब सबसे बड़ा गठबंधन का दल मान रहे हैं। और उसके बाद मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये विषय हम और आप बैठ के डिबेट में डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि ये विषय तभी डिस्कस होगा जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग होगी और उसमें जो भी लोग हैं वो उसको डिसाइड करेंगे और चीजें आपके सामने आ जाएंगी। परंतु आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो OBC की मीटिंग को लेकर, जो भारतीय जनता पार्टी के सुनने में ये भी आ रहा है कि 8 मंत्रियों को भी जो है खाली जो पद है उनको भी भरा जाएगा। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि पिछले 7 सालों से वो 8 मंत्री पद खाली क्यों पड़े हुए थे? क्या इंतजार करा जा रहा था? और अगर ये मंत्री पद सिर्फ जाति देख के रखे जाएंगे या फिर उनकी वरीयता देखकर या उनकी क्वालिटीज देखकर उन्हें मंत्री बनाया जाएगा? तो इन सवालों के जवाब कौन देगा? दूसरी चीज मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी को OBC का प्रेम दिख रहा है, तो क्या जातीय जनगणना पर वो नहीं बोल सकती? जातीय जनगणना पर क्यों पीछे हट रही है? अगर इतना ही उनको प्यार है, आप ये बताइए कि अगर आप चांद की दूरी ही नहीं जानेंगे तो चांद पे पहुंचेंगे कैसे? समीर सिंह, तो आपको जाति जनगणना आप INDIA गठबंधन पर सवाल पूछते रहिए, वो आपको OBC और जातिगत जनगणना पर लेकर आएंगे। अब बताइए। नहीं, देखिए आस्था जी, OBC के सवाल पर जब आता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के किए गए काम और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार में रहते हुए जो काम किया है वो एक उल्लेखनीय काम है। इससे उत्तर प्रदेश के OBC समाज को लाभ हुआ है। मैं 2-3 बातों की प्रमुख चर्चा कर देता हूँ। एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देना, पिछड़ा आयोग बनाना, ये माननीय योगी जी ने किया। उत्तर प्रदेश के अंदर माटी कला बोर्ड, प्रजापति समाज जो कुम्हार समाज के लोग माटियों के बर्तन बनाते थे, ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देना, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी जी ने उसको बढ़ावा दिया। ODOP के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जो हमारे छोटे छोटे समाज के लोग थे जो उत्पादन करते थे उनको बाजार देना माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से हुआ है। और पिछड़े समाज के सबसे ज्यादा विधायक और सांसद आज भारतीय जनता पार्टियां ये कह रही हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, नहीं देखिए, मंत्री लड़ेंगे, सांसद लड़ेंगे, विधायक लड़ेंगे, कौन लड़ेगा ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। हमारे पार्टी के एक संवैधानिक व्यवस्था है, पार्टी में हमारी चुनाव समिति है और वो चुनाव समिति तय करती है जिस कार्यकर्ता को जो काम बताती है हम उस काम को करते हैं। हम एक संगठनात्मक दल है, हम एक कार्यकर्ता आधारित दल है, हम कोई परिवारवाद की पार्टी नहीं है। हम किसी को अपमानित करने का काम नहीं करते हैं, हम किसी को अपमानित करने का काम नहीं करते हैं, हम परिवारवादी भी नहीं है, हम सिर्फ अपने बारे में विचार। नहीं देखिए, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को किन शब्दों से इस्तेमाल किया और कांग्रेस ने जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता को कहा, मैं कहना नहीं चाहता, शर्म आता है ऐसे पार्टी के नेताओं को जिन्होंने, अजय राय जी इनके विधायक रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, और उनको जिस शब्दों का इस्तेमाल किया मैं नहीं समझ पाता हूँ कि उस शब्द का इस्तेमाल अखिलेश यादव को करना चाहिए। और कांग्रेस मौन है, कांग्रेस के प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने की बात कर रहे हैं। बोलिए प्रियंका जी।
अरे भाई, इनको अपनी पार्टी में कुछ नहीं दिखता। ओपी राजभर ने क्या क्या इनके नेताओं को कहा, क्या क्या प्रधानमंत्री जी को कहा, वो इनको सुनाई भी नहीं दिया और दिखाई भी नहीं दिया, क्योंकि ये अपने चश्मे से देखते हैं ना सब कुछ। प्रॉब्लम इनका ये है, और इनका चश्मा यही कहता है कि सिर्फ वोट लो पर करो कुछ नहीं। अगर आप 52% की बात कर रहे हैं, 52% के वोटर्स के प्यार की बात कर रहे हैं, तो अरे आप ये भी तो बताइए, क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे आप उन्हें? किसी चेहरे को जो ओबीसी का चेहरा होगा, जो पिछड़ा चेहरा होगा, क्या उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? ठीक है जैनेंद्र जी, हमारी पार्टी को जिसने कहा, अरे प्यार उसने माफी मांग लिया और उसने कहा कि उन लोगों ने बहकाया, हमने कह दिया। लेकिन चिरकुट जैसे शब्द का इस्तेमाल अखिलेश यादव ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लिए कहा, और कहा कि ये चिरकुट है। चिरकुट किस नफरत और किस परिस्थिति में आके अखिलेश यादव ने आपके प्रदेश अध्यक्ष को कहा? एक बार आप उस पर उनसे माफी मांगने के लिए तो कहिए। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा उनका कोई जनाधार नहीं है, ये छोटे लोग हैं, ये तुच्चे लोग हैं, इनके पास कुछ नहीं है, चिरकुट जैसे लोग हैं। क्या क्या नहीं कहा कांग्रेस के अध्यक्ष को, आप बताइए ना। और आप उनको महिमा मंडित कर रही हो प्रियंका जी, आप हमारे ऊपर आरोप लगा रही हो। एक बार उनसे आपको कहना चाहिए कि वो माफी मांगे। समाजवादी पार्टी के नेता, आप गठबंधन पहले भी की हो, आप 2017 में भी की थी समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सबसे पहले राहुल गांधी को खारिज किया, और राहुल गांधी को कहा कि इनका वोट नहीं है, इनका कोई जनाधार नहीं है, अगर हम नहीं देंगे तो ये अमेठी और लोकसभा भी नहीं जीत पाएंगे। अखिलेश यादव ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, भाजपा का भी पक्ष आ जाए उस पर या तो पश्चाताप करना चाहिए, नहीं तो समाजवादी पार्टी से जवाब लेना चाहिए पार्टियों की तरफ से कि आप लोग भी क्या मंत्री इन वेटिंग रह जाएंगे? कुछ मिलेगा आपको? दिल्ली में बैठक हुई है, बताइए आप कुछ आगे। नहीं, जैसा हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने पहले भी कहा कि 7 नवंबर तक स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, तो 7 नवंबर तक का इंतजार कीजिए। वैसे भी मीटिंग हुई है, उसमें कुछ ना कुछ जो आप ही के सूत्र, मतलब मीडिया के कुछ सूत्र हैं, वो इंडिकेशन दे रहे हैं इस चीज को लेके। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी हमारे धर्मेंद्र भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने दूसरी पार्टियों पे तो हमारे जो गठबंधन है उस पर तो लांछन लगाए। मैं इनका पीडीए का स्पष्ट कर देता हूं कि जब ये सत्ता में थे 4 बार, इन्होंने कभी जातिगत जनगणना का नाम नहीं लिया। पीडीए का अर्थ है जब पिछड़ी जातियों की बात आती है, इन्होंने 100 जातियों से पूरी पोस्ट भरी पूरे उत्तर प्रदेश में, बाकी अन्य पिछड़ा जो है उनको गर्त में जाने दिया। दलितों का जो प्रमोशन में आरक्षण था उसको इन्होंने खत्म करने का काम किया। अल्पसंख्यकों का आपको याद होगा, अभी जौहर यूनिवर्सिटी में सजा हुई है माननीय आजम खान जी को, वो जौहर यूनिवर्सिटी की जो जमीन लूटी गई थी वो सभी अल्पसंख्यकों से ही लूट के बनाई गई थी। तो उसी को लेके उनके जो 89 केस चल रहे हैं उसमें से आधे से ज्यादा केस उन पे अल्पसंख्यकों ने ही किए हैं। ठीक है प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, रही बात, मैं एक और चीज जोड़ देता हूँ कि महिलाओं की बात भी कहते हैं, तो महिलाओं की बात ये स्पष्ट कर दें कि कितने थानों में इन्होंने पोस्टिंग दी महिलाओं की, ये 4 बार सत्ता में रहे। ठीक है प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, पीडीए की परिभाषा चेंज कर दी आपने, उसमें अगड़ा और आधी आबादी भी जोड़ दी। आस्था जी, इनकी क्या सोच है वो मुझे नहीं पता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार पिछले 10 सालों से केंद्र में बैठी हुई है और पिछड़ों का हक मार रही है, वो चाहे आईआईटी हो आपका, चाहे आईएम हो, चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, चाहे स्टेट के विश्वविद्यालय हो, चाहे कृषि विश्वविद्यालय हो। उत्तर प्रदेश में 5 कृषि विश्वविद्यालय में 5 ठाकुर जाति के लोग कुलपति हैं, लेकिन वो इनको नहीं दिखाई देता, तो वह बात अलग है कि इनके पास कोई चश्मा आ गया होगा, हो सकता है इनके पास कोई फीडर आ गया होगा, वहां से बात करते हो। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 साल की जो घोर विफलता है, पिछड़ी जातियों को लेकर के, दलितों को लेकर के, अल्पसंख्यकों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के। ठीक है, ये तो आप सवाल उठा रहे हैं धर्मेंद्र यादव जी, ये सवाल तो आप पूर्व से उठा रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आज शिवपाल यादव ने सीधे तौर पर स्टेटमेंट दे दिया, अब इस बात से आप कैसे इनकार करिएगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक है, तालमेल वही पुराना है जो तय हुआ था मुंबई में? आस्था जी, शिवपाल जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हराएगी उत्तर प्रदेश में। नहीं, उन्होंने ये भी साथ में कहा ना कि कांग्रेस आईएनडीआईए की बड़ी पार्टी है और ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो तालमेल बनाए, ये भी कहा उन्होंने। अरे तो ये बात कौन नहीं जानता, क्षेत्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उस गठबंधन की अगुवाई कर रही, तो उसकी जिम्मेदारी तो है, इसमें कौन सी नई बात है मुझे बताइए। तो मतलब सीधे तौर पर चेतावनी है ना, मध्य प्रदेश में ध्यान नहीं रखा गया आप लोगों का, तो अब आप लोग यूपी में वैसा ही करेंगे कांग्रेस के साथ?
नहीं देखिए, खुले तौर पर ये एक सिग्नल है ना। नहीं, बातचीत को आप चेतावनी भी कह सकती हैं, आपको थ्रेट भी कह सकती हो, तो आपका अपना विवेक है, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करता। लेकिन कांग्रेस की जिम्मेदारी जरूर बड़ी बन जाती है, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है, सबको साथ लेके चलने की। और जिसका जहां पे जनाधार है, अगर वो मजबूत रहेगा तो ही भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा। प्रियंका जी बताइए, आपने एमपी में आपने मध्य प्रदेश के अंदर सपा को सीटें नहीं दी मन मुताबिक, अब आप तैयार हैं यूपी में? कल को समाजवादी पार्टी कह दे कि हम तो 65 सीटों पे लड़ेंगे और जो बाकी की बचती हैं सीटें उसमें जितने भी विपक्षी गठबंधन के दल है वो बंटवारा कर ले, कांग्रेस मान जाएगी? देखिए, मैं इस चैनल पे बैठकर अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। अभी 5 राज्यों के चुनाव के बाद ही मुझे लगता है कि कोई सीरियस डिस्कशन इस मुद्दे पर आएगा, क्योंकि पूरा फोकस अभी कांग्रेस पार्टी का 5 राज्यों के चुनाव पर। और मुझे लगता है कि जितने भी कार्यकर्ता हैं वो उसी पे फोकस्ड हैं, जितना भी मंत्रिमंडल है, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी जो है पार्टी के नेता हैं, वो सब वही है, उसी पे फोकस्ड है। मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई भी अभी समय है इस बात की डिस्कशन का। तो अभी इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, इंतजार करना पड़ेगा और ये मुद्दा जल्दी ही डिस्कस होगा। और किस तरह के बयान आते रहेंगे और कांग्रेस चुप्पी साधे रहेगी? आपको नहीं लगता कि नाराजगी बढ़ती जा रही है सपा के अंदर? पहले अखिलेश यादव ने बोला, आप शिवपाल यादव बोल रहे हैं। नाराजगी है, अभी तक कोई नाराजगी जैसी कोई बात नहीं निकल के आई है। पूरा जो टॉपिक था वो अपने आप पूरा शांति से निपट चुका है, इसमें अब किस तरह का कोई डिस्कशन नहीं। ठीक है, हमारे साथ आलोक वत्स जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उन्होंने अभी ज्वाइन किया। आलोक जी बताइए, क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक है? जब INDIA का निर्माण हुआ था उस वक्त जो मंच से तस्वीर आई थी एक दूसरे का हाथ पकड़ के और हवा में सब लोग हम सब साथ साथ है का संदेश दे रहे थे। मध्य प्रदेश और यूपी, एक एक करके आप नेताओं के बयान उठा करके देख लीजिए, चाहे वो कमलनाथ जी का बयान हो, अखिलेश यादव और अब शिवपाल यादव। देखिए आस्था जी, ये शुरू में ही मैंने कहा था आपके चैनल पे कि जब ये INDIA गठबंधन बना था, इसका असली स्वरूप, इसका असली चाल चरित्र चेहरा देखने को मिलेगा जब ये सीटों के बंटवारे में और चुनाव में जाएंगे तब, और वही हुआ है। अब देखिए कितनी बेइज्जती की कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लोगों की, 1 बजे तक बिठाए रखा, उसके बाद मिले तक नहीं। और इनके मुख्यमंत्री के प्रत्याशी कमलनाथ जी ने कहा अखिलेश बखलेश की बातें छोड़ो, उस पर रिएक्शन देके अखिलेश जी ने भी कहा कि ये जो इनके अजय राय चिरकुट हैं, तो क्या ये सब चीजें इंगित नहीं करती हैं कि ऑल इज नॉट वेल? हालांकि एक चीज आपको बता दूं, इस सब के बावजूद, ये उठा पटक जूतम पैजार के बावजूद, ये 2024 में चुनाव लड़ेंगे इकट्ठे लड़ेंगे, क्योंकि इनकी मजबूरी है। ये अकेले तो मुझे ये बताइए आलोक जी, फिर सीट शेयरिंग पर कौन कॉम्प्रोमाइज करेगा अगर यूपी की बात करें? क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो संदेश साफ है कि MP में सम्मान नहीं मिला तो अब हम यूपी में कांग्रेस के लिए सीटें नहीं छोड़ेंगे। एक चीज आपको बता दूं, इसमें कांग्रेस ने चूक की है। इसको चार्जशीट दे देना चाहिए था समाजवादी पार्टी को वहां पे, क्योंकि कांग्रेस को तो 2.3% वोट मिला है यूपी में। अगर उस हिसाब से वो सीट दे देंगे तो उनको तो 3-4 सीट से ऊपर नहीं मिलेगा। ठीक है, समीर सिंह जी, इसमें विशेषज्ञों का आकलन कह रहा है समीर सिंह जी कि कितना भी इन लोगों में आपस में मनभेद हो जाए, लेकिन 24 में लड़ेंगे साथ ही, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब बताइए भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती? नहीं, देखिए आस्था जी, 2019 के चुनाव में भी सपा और बसपा का गठबंधन था, लेकिन सपा बसपा गठबंधन का हश्र क्या हुआ? 17 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन था, हश्र क्या हुआ? 2022 में गठबंधन था, इनका क्या हश्र हुआ? 23 के नगर निगम चुनाव में क्या हश्र हुआ? वो 10 साल के कुशासन की बात कर रहे थे। मैं कह रहा हूं 10 साल से आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हर चुनाव में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता उनको बुरी तरह पराजित करती है। इस नाते कि हमारे पास जो नेतृत्व है, हमारे पास जो नीति है, हमारे पास जो कार्यक्रम है, वो उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो उत्तर प्रदेश की जनता के भलाई के लिए चल रही है, कानून का राज स्थापित करने के लिए चल रही है। और सरकारी नौकरियां बेचते थे, जो सरकारी नौकरियां बेचते थे, वो आज हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये बताया कि 5 साल में कितनी सरकारी नौकरी? चुप हो जाइए।
जो लूट आपने मचाई है जनता देख रही है, उसे ढकने का आप पूरा कोशिश कर रहे हैं पर ढक नहीं पाओगे। कितनी भी बैठक कर लो, जो दलितों का अरे आप 5 साल की उपलब्धि बता दो ना। अरे धर्मेंद्र जी 5 साल की उपलब्धि बता दो। आपके 5 साल की उपलब्धि छेड़खानी का आरोपी जिसको आपने पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया, जिसको आपने पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया और सभी सरकारी नौकरियों को बेचने का काम किया। आज भी सीबीआई जांच की तलवार उस पर लगी हुई है। आप नौकरियां बेचते थे। मैनपुरी और इटावा की सूची आती थी, अब अपनी बात को रखे। सूची नहीं आती है। बेच दिया आपने, रेलवे बेच दिया आपने, एयरपोर्ट बेच दिया। 6 लाख से अधिक सरकारी नौकरी 2019 में भी कह रहे थे और 2022 में भी आपने कह आप कितनी नौकरियां दिए थे आप बताओ ना। ठीक है चलिए, आप दोनों शांत होइए। प्रियंका गुप्ता जी, आप दोनों शांत होइए। प्रियंका गुप्ता जी, आस्था जी यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं प्रवक्ता साहब बैठे बीजेपी के। इनसे ये पूछिए कि जब संसद का उद्घाटन हुआ तो रामनाथ कोविंद जी को क्यों नहीं इन्होंने शिलान्यास के समय बुलाया था? उसका क्या रीजन था? फिर पूछना चाहूंगी जो वर्तमान की राष्ट्रपति हैं महामहिम जी, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री उनको क्यों नहीं बुलाया गया? इन सवालों का जवाब कौन देगा कि आप किस तरह से देखते हैं महिलाओं को? सिंह के कैबिनेट के निर्णय को राहुल गांधी ने मीडिया के सामने फाड़ दिया था। जिसको जहां बुलाना है सरकार बुलाएगी, लेकिन राहुल गांधी क्या थे आप बताओ ना। राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह के फैसले को पॉकेट से निकाल कर फाड़ दिया था। आपने कितना अपमान किया है? हमने किसी का अपमान नहीं किया। आप बात मत करो। उसके बाद आपके प्रदेश अध्यक्ष को समाजवादी पार्टी के नेता ने चिरकुट कहा। चिरकुट कहा आपके नेता को, आपके प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट कहा और कहा कि इनका क्या जनाधार है, ये सड़क छाप नेता है उनका। आपको इतना अपमानित किया, आपके नेता को अपमानित किया और आप उनकी चाकरी कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए प्रियंका जी। आपके नेता राहुल गांधी ने कितना अपमान किया, बात रखिए आप लोग। आप कभी याद समीर जी आपने बैक टू बैक कई सवाल पूछे हैं, उनका जवाब लेना बहुत जरूरी है। समीर जी एक मिनट, कुछ टेक्निकल दिक्कत भी है, कुछ लोग फ्रेम से जा भी रहे हैं, एक एक करके बोलेंगे। समीर जी आपने बातें रखी, धर्मेंद्र यादव जी बोलिए, उसके बाद प्रियंका गुप्ता। आस्था जी एनडीए गठबंधन के ढोल पीटने वाले जो लोग हैं, 32 दलों का गठबंधन बना के जिसमें 22 दल ऐसे हैं जिनके पास ना कोई सांसद ना विधायक है, बता रहे पूरा देश हमारे साथ है। महाराष्ट्र में आपके पास शिवसेना नहीं है, एनसीपी नहीं है आपके पास, बिहार में आपका जेडीयू चला गया आपके गठबंधन के साथ, तो आपके पास ले दे के बचा क्या? ले दे के ढाके 3 बात बचे हैं। उसी फ्रस्ट्रेशन में आके भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी दलित सम्मेलन कर रहे हैं, कभी पिछड़ा सम्मेलन कर रहे हैं। अगर आपको इतना ही विश्वास था, अगर आपने विश्वासघात नहीं किया था, इनके साथ आपने लूट नहीं की थी, तो भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार की राजधानी बनी हुई है वो बात करने लायक नहीं है। समीर सिंह जी। आस्था जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये भूल जा रहे हैं कि 10 सालों से निरंतर चुनाव को ये बुरी तरह हार रहे हैं। आज इनके पास लोकसभा में क्या है? ये आजमगढ़ हार गए, ये रामपुर हार गए, ये आजमगढ़ हार गए, ये रामपुर हार गए। आपके पास कितने सांसद है 80 में? आपके पास कितने विधायक? आप पूरी तरह से हार गए चुनाव। उत्तर प्रदेश की जनता ने चुनाव में आपको हरा दिया और आप हमको सीख दे रहे हो। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव का नेतृत्व हासिल है और लोकसभा से लेके विधानसभा से लेके नगर निगम के चुनाव तक आप हारे हो। पंचायत के चुनाव भी आप पूरी तरह से हारे हो। आप कौन सा चुनाव? प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव आपने सवाल उठाया, उसका जवाब सुन लीजिए। आप शांति का उदाहरण दे दो। धर्मेंद्र जी अपने सवाल का जवाब सुन लीजिए, आप लगातार पीछे बोल रहे हैं। समीर सिंह जी मेरे पास लास्ट 1 मिनट का वक्त बचा है, बोलिए समीर जी, बात पूरी करिए, फिर प्रियंका जी। देखिए आस्था जी, ये निरंतर चुनाव हार रहे उत्तर प्रदेश के अंदर हाशिए पे है। ये 17 का चुनाव हार गए, 14 का चुनाव हार गए, 19 बुरी तरह से हार गए बसपा के गठबंधन के बाद, ये 22 हार गए गठबंधन के बाद, ये 23 का नगर निगम हार गए, एक नगर निगम भी ये नहीं जीत पाए और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ है और उत्तर प्रदेश में फिर आपकी जमानतें जब्त होंगी।
उत्तर प्रदेश में आपकी फिर जमानतें जब्त होंगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको 5 बार खारिज किया है, 6ठी बार भी खारिज करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता है आपके बहुरूपीय। चलिए ठीक है, आप दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन अभी भी जिस तरह की बयानबाजी समाजवादी पार्टी के खेमे से और तेज हो चली है, कांग्रेस उस पर चुप्पी साधे है। वो सवाल पर नहीं बोलना चाहती कि क्या कोई खटास आ गई है सपा और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर मध्य प्रदेश से, जिसका असर अब यूपी में भी दिखेगा। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इस बीच ओबीसी वोट बैंक को लेकर दिल्ली में बड़ा मंथन हुआ है। पिछड़ों का वोट बैंक क्या लोकसभा चुनाव में जीत की गारंटी होने वाला है? इसी की जोर आजमाइश विपक्षी खेमे से लेकर सत्तारूढ़ दल और गठबंधनों तक चल रही है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।